आज का टॉपिक है इलेक्शन फंडिंग। भारत में इलेक्शन फंडिंग एक ऐसा विषय है जो राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और धन के प्रभाव को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन फंडिंग है क्या। तो इलेक्शन फंडिंग का मतलब यह है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं और उस पैसे का खर्च कैसे करते हैं। तो उनके पास जो फंडिंग के मुख्य स्रोत है, एक तो गया जैसे कोई व्यक्ति देता है उनको दान, या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन हो गया, सदस्यता शुल्क और स्वैच्छिक योगदान, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड। तो बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। ये एक तरह का वित्तीय साधन है जिसे एसबीआई से खरीदा जा सकता है। इसे डोनर किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। पार्टी को ये पैसे मिल जाते हैं लेकिन जनता को ये नहीं पता चलता कि पैसा किसने दिया है। वाह। तो इसीलिए इसे लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। तो बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कब हुआ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में केंद्रीय बजट में पेश की थी। इसे औपचारिक रूप से जनवरी 2018 में लागू किया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। सबसे पहले जो डोनर होता है वो एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख या फिर 1 करोड़ के हो सकते हैं। खरीदार इसे अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। पार्टी से अपने बैंक खाते में जमा करवा सकती है। जो बॉन्ड की वैधता होती है 15 दिन की। इलेक्टोरल बॉन्ड के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे नगर चंदे को खत्म करना, धन का ट्रैक रखने के लिए बैंकिंग चैनल का उपयोग करना, फर्जी या बेनामी दान को रोकना। इलेक्टोरल बॉन्ड की आलोचना इसकी आलोचना गोपनीयता के आधार पर की जाती है कि जो डोनर होता है उसकी पहचान जनता को पता नहीं चलती, लेकिन सरकार को पता चल सकता है क्योंकि एसबीआई से बॉन्ड खरीदे जाते हैं। दूसरी है कि और एसबीआई सरकार के अधीन है ना। शाबाश। दूसरी है पारदर्शिता की कमी। आरटीआई के जरिए भी दानदाता की जानकारी नहीं मिलती। अब कंपनियां असीमित पैसा राजनीतिक दलों को दे सकती है। धन का असंतुलन, सत्ता में रही पार्टी को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना। भारत में चुनावी फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता, निगरानी और सुधारों को लागू करने के लिए समय पर कई समितियां बनाई गई हैं। सिफारिशों के माध्यम से चुनाव खर्च, फंडिंग और पारदर्शिता को लेकर सुझाव दिए गए हैं। तो जो समितियां बनाई गई थी, सबसे पहले आती है तारकुंडे समिति। लिखो बेटा इसको, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तारकुंडे समिति ना पहली समिति है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर। तारकुंडे समिति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, बोलो शाबाश। तारकुंडे समिति की आई थी 1974 में। इसमें कहा गया था कि नागरिक अधिकारों की रक्षा और चुनाव सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, चुनाव खर्च को पारदर्शी बनाने और राज्य द्वारा कुछ हद तक फंडिंग की सिफारिश। वाह। दूसरी कमेटी थी धनराज गिरी। नहीं बेटा, आपने पहले नागरिक सुधारों को फिर से बोलो पहले। नागरिक अधिकारों की रक्षा और चुनाव सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा कहा चुनाव खर्च को पारदर्शी बनाने और राज्य द्वारा कुछ हद तक फंडिंग की सिफारिश। इसका मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें फेल है, नहीं पारदर्शिता होनी चाहिए ना। ये अंबानी ने किसको दिया, फलाने ने किसको दिया है ना, ये बात सही है। जो दूसरे बोलो। दूसरी है धनराजगिरी समिति, 1970। लिख दो बेटा, इसको भी लिख दो, धनराजगिरी। जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं इनके माध्यम से, तो अर्चिता हमें यहाँ इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और ये कमेटियों के नाम बता रही हैं। तारकुंडे समिति, धनराजगिरी समिति, बहुत ही बढ़िया। तो इसने कहा था कि राजनीतिक दलों को सरकारी सहायता देने की इसने कहा है कि राजनीतिक दलों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। दूसरी की साफ सुथरी फंडिंग व्यवस्था का सुझाव। गुड। तीसरी कमेटी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो आई थी 1998 में। यह संसद की स्थायी समिति थी। राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग की सिफारिश की। कहा कि इससे चुनावों में काले धन का उपयोग घटेगा। फिर आता है लॉ कमीशन रिपोर्ट। इसको भी लिख दो बेटा, इंद्रजीत की तीनों कमेटी है ना। कभी नेट वगैरह में आपको सीक्वेंस में अरेंज करने को भी आ सकता है, आगे से पीछे। इंद्रजीत गुप्ता, मैंने तो सिर्फ पहले सुनी थी, दो तो मैंने सुनी नहीं आज तक। एमए भी हो गई, नौकरी भी कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ो, शाबाश। फिर आता है लॉ कमीशन की रिपोर्ट, एक आई थी 1990 में और एक आई थी 2015 में। जो 1999 की रिपोर्ट में राजनीतिक फंडिंग के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। जो 2015 में आई थी उसमें कहा गया था कि आयोग ने इलेक्टोरल रिफॉर्म रिपोर्ट में पारदर्शी दान व्यवस्था और कड़े ऑडिट नियमों की सिफारिश। अच्छा, फिर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि नगद दान पर सीमा लगाई जाए, राजनीतिक दलों के खातों की ऑडिटिंग अनिवार्य हो, उम्मीदवारों और दलों द्वारा किए गए खर्च का
रियल टाइम ट्रैकिंग हो। गुड, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद बेटे। अच्छा एक मिनट, अभी वहीं रुको, ऐसे यहाँ आ जाओ, आप डिबेट करेंगे थोड़ी सी। आप बताओ भाई बेटा अंजलि कि ये क्यों ज़रूरी है कि भाई किसने पैसे दिए, ये जानना क्यों ज़रूरी है? जब दे दिए पैसे दे दिए। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो नेहा, जो वर्तमान में इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी सरकार ने शुरू किए थे उसमें ये व्यवस्था है कि किसी को नहीं पता लगेगा कि किसने किसको पैसे दिए। तो क्या ये व्यवस्था अच्छी है कि गलत है? फिर कि पता लगना चाहिए किसने किसको कितना पैसा दान किया। सर मेरे को लगता है कि पता लगना चाहिए कि किसने किसको इतना पैसा दिया, गुड, किस पार्टी क्यों को सपोर्ट कर रहा है। क्यों क्यों बेटा? क्योंकि सर हाँ गुड 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 क्वेश्चन। क्योंकि सर अगर हमें पता होगा कि कौन किस पार्टी को समर्थन कर रहा है तो पॉइंट है, बोलो हाँ बोलो, समझ गए ना आप क्या बोल रहे हैं, बोलो। सर, इसमें सर पता, पैसों का मतलब पता होना जरूरी है कि किसको दिए जा रहे हैं। उससे क्या होता है, धन का दुरुपयोग नहीं होगा। मतलब वो कैसे, मैंने जब दे ही दिया तो क्या दुरुपयोग कैसे हो? सर ऐसा होगा ना, मतलब पता लगेगा ना कि हम किसको कितने पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। मतलब एक उसमें हो सकता है जो पैसे किसने दान किए ना, Yes, sir. वो नहीं चाहता किसी को पता लगे मैंने इसको दान किया। तो आपको क्या तकलीफ है? आम आदमी को क्यों जानना है उसमें? सर उस पैसे का सही मिसयूज ना हो, मतलब उसका क्योंकि सर सही कोई काम पैसा हो। देगा किसी भी पार्टी को ताकि उसके काम हो सके भविष्य में, या फिर पार्टी उसके बारे में सोचे, या फिर उसके पार्टी ऐसे निर्णय ले जिससे उसको अधिक से अधिक फायदा हो। और अगर हमको पता होगा किसने कितना दान दिया तो हम उनको पकड़ बोल सकते सकते हैं हैं कि ये नीति में इसको फेवर हुआ। हाँ। ओके, एक्सपोज हो जाए। गुड। अच्छा आप समझिए डिबेट क्या हो रही है, बोल सकते हो? क्या ये पता होना जरूरी है?